देखो, लॉज ऑफ मोशन देख रहे थे। आज कॉन्सेप्ट देखते हैं सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स, अब इसको पी सूडो मत कर देना, कुछ कुछ इंग्लिश का खेल है, साइलेंट रहता है। तो सूडो फोर्स क्या होता है? दरअसल ये इमेजिनरी फोर्स है। हम देखते हैं, हमने पहले ही बताया था जब रिलेटिव मोशन बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन कैसे पता चलता है, वो ऑब्जर्वर बताएगा, वो फ्रेम बताएगा कहाँ से देख रहे हैं। किसी को भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं कर सकते। डिटेल मैंने रिलेटिव मोशन बताया हुआ है। जैसे कुछ भी एग्जांपल, मान लो एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, एक बड़ा सा पत्थर रखा है, हम उसको यहां से देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है हम बोलेंगे। अच्छा, उसी को कोई मान लो स्पेस से देख रहा है, स्पेस से उसी पत्थर को देख रहा है, वो क्या बोलेगा? वो मोशन बोलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ घूम रही है, पता है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो वो पत्थर भी घूम रहा होगा, तो वो बोलेगा पत्थर मोशन में। दोनों में सही कौन बोल रहा है? दोनों सही बोल रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्युटली ये तो रेस्ट में ही है या फिर मोशन में ही है। हमको बताना पड़ेगा कि देख कहां से रहा है। जहां से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो देखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कहां है, किस जगह पे है? अगर ऑब्जर्वर अर्थ में ही है, रुके हुए फ्रेम में है, बिल्डिंग पर से देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर के लिए वो क्या है? रेस्ट में है। और वही ऑब्जर्वर स्पेस में है, तो उसके लिए पत्थर क्या है? मोशन में है। तो हमको ऑब्जर्वर बताना पड़ता है रेस्ट मोशन की। बाकी डिटेल बात हम पहले कर चुके हैं, रिलेटिव में भी किए थे, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले भी किए थे। अभी मैं केवल जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जरा समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक ऑब्जर्वर है, चलो बन गया एक ऑब्जर्वर। ये है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करा जो देख रहा है, मान लो ऑब्जर्वर 1। और एक ट्रॉली है, समझना, एक ट्रॉली है, इस पे एक मास रखा हुआ है m, और ये है ऑब्जर्वर 2, ये है ऑब्जर्वर 2, ठीक। एक ऑब्जर्वर 1 और एक ऑब्जर्वर 2, दोनों किसको देख रहा है? दोनों इस मास को देख रहा है। ऑब्जर्वर 1 कहां है? ग्राउंड पे है, और 2 कहां है? ट्रॉली पे है, ठीक। दोनों किसको देख रहा है? मास को देख रहा है। जरा मुझे एक बात बताओ, और ये जो है ट्रॉली मान लो ए एक्सलेशन से राइट जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ट्रॉली जो है ए एक्सलेशन से राइट जा रहा है। एक्सलेशन ए क्या है? एक्सलेशन ऑफ ट्रॉली है, एक्सलेशन ऑफ ट्रॉली। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पर्सन ग्राउंड में है, ग्राउंड में कौन है? ऑब्जर्वर 1, उसके लिए क्या दिखेगा? उसको तो एम मास क्या दिखेगा? एम मास मूव होता दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रॉली मूव हो रही है। ट्रॉली मूव हो रही है तो उस पर रखा मास भी क्या करता हुआ दिखेगा? मूव होता दिखेगा। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या होगा? अगर मैं एम मास का एफबीडी बनाता हूं, फ्री डायग्राम, तो ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या होगा? एम मास है, एक तो वेट तो लगेगा ही वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कंप्रेशन के अगेंस्ट, एन लगेगा, ठीक है। और इसको क्या नजर आएगा? इसको नजर आएगा कि एम मास क्या जा रहा है? एम ए एक्सलेशन से किधर जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। ये एम ए एक्सलेशन से किधर जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। तो ये एम ए एक्सलेशन से किधर जा रहा है? तो इधर जा रहा है, राइट साइड, ठीक। तो इसको क्या दिखा? इसको जैसा मोशन हो रहा था, मतलब एम मास ए एक्सलेशन से जाता हुआ वो दिखा। तो ये किस फ्रेम में है? ये है, दो फ्रेम बताया था, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको बोला था? वैसा फ्रेम जो कि रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या? एक्सेलरेशन 0 है। जिस फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन 0 है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। और जिस फ्रेम को एक्सेलरेट करे, जो फ्रेम एक्सेलरेट करे या रोटेट करे, मतलब जिस फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन 0 नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसमें से बताओ ऑब्जर्वर 1 और 2 किसका फ्रेम इनर्शियल है, किसका नॉन इनर्शियल है? ऑब्जर्वर 1 क्या, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? ऑब्जर्वर 1 नॉन इनर्शियल है, ठीक है। और बालक क्या बोल रहे हो? फिर से सुनो, बता चुका पहले। जो जिसकी क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आइदर स्टेशनरी हो या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब जिस फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन 0 हो उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल।
और जिस फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेट करे या रोटेट करे, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर वन कहां पे है? ट्रॉली पे कि ग्राउंड पे? तो ग्राउंड का कैसे तुम कह दिए कि एक्सेलरेशन कह दिए, या वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राउंड का कैसे कह दिए? एक्सेलरेशन जीरो ग्राउंड का है ना, तो ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, कहां नॉन इनर्शियल खोज लिए? क्या तुम बोले? तुम तो पता नहीं तुम्हारा पड़ोसी भी सुना कि नहीं, मेरे तक तो आवाज नहीं आई बालिका। बालक समझे? ऑब्जर्वर वन ग्राउंड पे है ना, तो ये किस में? इनर्शियल फ्रेम में। और टू किस पे है? ट्रॉली पे है। ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ऑब्जर्वर टू भी क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो इनर्शियल फ्रेम किसका है? वन का। नॉन इनर्शियल किसका है? टू का। बात समझ में आ रही है? तो इनर्शियल फ्रेम वाले को क्या दिखेगा? इनर्शियल फ्रेम वाले को जो हो रहा है वही दिखेगा। जो हो रहा है कि मतलब ये एमए से जाता हुआ दिखेगा। ऑब्जर्वर वन किस में है? ये है इनर्शियल फ्रेम में, जो जनरल सेंस में हमको समझ में आता है। ठीक, इसके लिए कोई सूडो की बात नहीं करेंगे। सूडो की बात हम हमेशा करते हैं नॉन इनर्शियल में। क्या बोल रहा हूं जरा समझते हैं। अब इसी का मोशन, इसी एम मास को हम ऑब्जर्वर टू के लिए देख रहे हैं, समझना। इसी एम मास को ऑब्जर्वर टू के लिए देख रहे हैं, ये एम मास है। ठीक, अब एक बात बताओ, इसको एम मास क्या एक्सेलरेट कर रहा है? ए से। एम मास ए से एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन किधर है? एम ए इधर। अच्छा, एम जी नीचे होगा ही होगा, और नॉर्मल रिएक्शन, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में बैलेंस कर रहा है, मोशन नहीं होगा। अच्छा, टू को, ऑब्जर्वर टू को एम मास क्या दिखेगा? एम मास क्या दिखेगा? एम मास रेस्ट में दिखेगा। आप ट्रेन पे जा रहे हो, ट्रेन पे सामने वाला पैसेंजर, बालक या बालिका, सामने वाला क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। सामने वाला पैसेंजर क्या दिखेगा हमको? ट्रेन में, मूविंग ट्रेन है, सामने वाला पैसेंजर क्या नजर आएगा? रेस्ट में, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी वही मेरी वेलोसिटी। लेकिन बाहर ग्राउंड वाले को क्या नजर आएगा? मोशन में, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। तो ये उसी फ्रेम में है ना ऑब्जर्वर टू, जिसमें कि ब्लॉक है, तो इसका जो है एक्सेलरेशन इसका भी वही है, तो इसको क्या दिखेगा? एम मास रेस्ट में दिखेगा। और कोई चीज रेस्ट में कब दिखती है? जब नेट फोर्स जीरो होता है। रेस्ट में तब दिखती है जब टोटल फोर्स या नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अगर मैं बोल रहा हूं इसके लिए टू को दिखना चाहिए था, टू है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, टू को मैंने बोला कि दिखना चाहिए ये रेस्ट में एम मास, और होता यही है। तो टू को रेस्ट में कब दिखेगा? टू को रेस्ट में तब दिखेगा जब एम ए क्या लग रहा है? राइट साइड लग रहा है ना। इतना ही फोर्स अगर उल्टे डायरेक्शन में लग जाए, इतना ही फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग जाए, तो ये तभी रेस्ट में दिख सकता है। बात समझ पा रहे हो? टू को ये ब्लॉक रेस्ट में कब दिखेगा? जब नेट फोर्स जीरो होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस पे नेट फोर्स एम ए राइट साइड है, लेकिन टू को क्या दिखाना है? रेस्ट में दिखाना है। तो रेस्ट में कब दिख सकता है? जब एम ए इधर है, इतना ही एम ए इधर लग जाए, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यही जो फोर्स इधर लगा ना, इसी को बोलते हैं एफ पी से लिखा, ये है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि एक फोर्स पीछे लगने लगा। इसको जो दिख रहा है वो सेटिस्फाई करने के लिए है। आप ट्रेन पे जा रहे हो, सामने वाला पैसेंजर रेस्ट में दिख रहा है। रेस्ट में कब दिखेगा? जब नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन ट्रेन के साथ वो भाग तो रहा है पैसेंजर ना, लेकिन आपको रेस्ट में दिख रहा है, मतलब उतना ही फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगना होगा हमारे दिखने को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं है एफ। लेकिन न्यूटन्स लॉ सही हो, और न्यूटन्स लॉ सही हो, न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? सब लॉ, जैसे पहला लॉ क्या बोलता है? एनीबॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स इनिशियल पोजीशन, रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो रेस्ट या मोशन में दिखेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो इसको ये रेस्ट में दिखेगा। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो जितना फोर्स इधर है इतना ही इधर लगना पड़ेगा। तो यही फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किसको दिखेगा? उसको दिखेगा जो किसमें है? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन सवाल लगाते हैं, इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन सवाल लगाते हैं। नॉन इनर्शियल में न्यूटन सवाल लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? सूडो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सूडो मतलब होता है इमेजिनरी। रियल वर्ल्ड में ये कहीं है ही नहीं, जो दिख रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए है। समझ में आया? ठीक, तो क्लियर है ये? ठीक, अब बात समझो जरा। तो सूडो फोर्स इसमें आया, यानी सूडो फोर्स को मैंने लिखा एफ से, जरा समझना, एफ पी से सूडो फोर्स, सूडो फोर्स एफ पी से लिखा। तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए ही होता है। बस क्या होता है सूडो फोर्स का? होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं उसका मास, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर या फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर।
तो मास ऑफ, इसी केस में देखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, m, और फ्रेम जो था कौन सा, ट्रॉली है। ये किससे एक्सेलरेट कर रहा है, a से, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इंटू फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन a, वैल्यू आया ma। समझ में आई बात, सूडो क्या है। तो पहले जो बोर्ड पे बना लेना, कुछ मैं लिखा रहा हूं, लिखो सूडो फोर्स के बारे में लिखना। सूडो फोर्स के बारे में, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, रियल में नहीं है, जो दिख रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए है। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स विच इज imaginary force which is recognized only by non-inertial frame of reference, recognized only by non-inertial frame of reference, recognized only by non-inertial frame of reference, recognized only by non-inertial frame of reference. To explain non-inertial frame of reference, to explain the physical situation, physical situation का मतलब है कि जैसा दिख रहा है। To explain the physical situation as according to Newton's law, क्लियर है। नीचे लिखना इसी में लिखना, it is imaginary in the sense, इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, इट इज इमेजिनरी इन दी सेंस, बोर्ड पे लिखा है इन दी सेंस, इट हैज नो फिजिकल, बोर्ड पे लिखा है इट हैज नो फिजिकल ऑरिजिन, कोई फिजिकल ऑरिजिन नहीं है। जैसे MA है तो यहां लग रहा है ये वाला MA तो A एक्सेलरेशन हो रहा है, ये फिजिकल ऑरिजिन नहीं है, जो दिख रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। नो फिजिकल, इट हैज नो फिजिकल ऑरिजिन, ठीक है, फुल स्टॉप लिखना। इट डजंट एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, इट डजंट एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, डजंट एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता। इट डजंट एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। अब यहां पे जो MA आया वो एक्शन रिएक्शन की वजह से नहीं आया कि ये किसी पे एक्शन कर रहा है तो इसका रिएक्शन मिला, नहीं, ये जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है रेस्ट में उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा जिसको सूडो बोला। तो इसको दिखने को सेटिस्फाई करने के लिए, रियल वर्ल्ड में ये कहीं नहीं है कि इसका एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन मिला, नहीं, एक्शन रिएक्शन कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज बताया, समझ में आई कहानी। अब जो बोर्ड पे लिखा है लिख लो, फिर एक आध एग्जांपल और दूंगा, ठीक है। अब देखो सूडो फोर्स का एक एग्जांपल देखा था, एक और एग्जांपल जरा समझते हैं। ऑब्जर्वर को वही एक को नीचे बैठा देते हैं, बन गया ऑब्जर्वर, और एक को इस पे बैठा देते हैं, किसको बैठा दें, बालक बालिका, हाँ अच्छा फिगर ना बने तो बालक। तो ये बालक, एक बालक को वही ट्रॉली पे बैठा दिया है, नचा दिया, एक यहाँ है नीचे, और जो मास है वो यहाँ रखा है, मास को रख दिया नीचे, ठीक। अब एक बात मुझे बताओ, 1 और 2 ऑब्जर्वर में से कौन इनर्शियल फ्रेम में है, कौन नॉन इनर्शियल में है? वो का मतलब क्या है, कौन 1 किस में है? 1 नॉन इनर्शियल में, गुड, और 2 इनर्शियल में। और कौन क्या बोलना चाहते हो? 1 किस में है? 1 इनर्शियल में और 2 नॉन इनर्शियल में। और क्या बोलना चाहते हो? मास का नहीं वाला, कितनी बार बताएंगे, जिसका एक्सेलरेशन होगा वो नॉन इनर्शियल होगा, जो इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, वो इनर्शियल है। तो जो ट्रॉली पे बैठा उसका एक्सेलरेशन होगा, कि जो ग्राउंड पे उसका एक्सेलरेशन होगा।
जो ट्रॉली पे है, तो नॉन इनर्शियल कौन होगा? ट्रॉली वाला है, तो ग्राउंड वाला कैसे नॉन इनर्शियल हो जाएगा? तो सूडो की बात दोनों में से किसके लिए करेंगे, 1 के देखने के लिए या 2 के देखने के लिए? सूडो किसके लिए बात करते हैं? नॉन इनर्शियल में ना, तो सूडो की बात 1 के लिए नहीं होगा, सूडो की बात किसके लिए होगा? 2 के लिए होगा। तो अगर मैं ऑब्जर्वर 1 के लिए देखता हूं, ऑब्जर्वर 1 देख रहा हूं, तो ऑब्जर्वर 1 मेरा कहां है? एक्सेलरेशन 0 है, ये किसमें है? ये है इनर्शियल फ्रेम में। ऑब्जर्वर 1 है इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलरेशन 0 है, और इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम का मतलब नो सूडो, सूडो की बात नॉन इनर्शियल में करते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब है सूडो फोर्स की बात नहीं करेंगे, नो सूडो। सूडो फोर्स जो दिख रहा है वही है जो जनरल हमको समझ में दिखता है, ऐसे दिखना का मतलब नहीं है कोई क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो सब हाइपोथेटिकल है, लेकिन ठीक है। तो इसको क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर 1 को एम मास क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा, ग्राउंड में, तो इसको रेस्ट में दिखेगा, यानी जैसा है वैसा ही दिखा, इसके लिए कोई सूडो की बात नहीं करेंगे, एम रेस्ट में। वर्टिकल जो फोर्स लग रहा है लगेगा एन और एम जी, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तो रेस्ट में जैसा है वैसे ही दिख रहा है। अब 2 के लिए क्या दिखेगा? अच्छा एक बात ध्यान रखो, सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो सूडो फोर्स जहां लिखे थे नोट में लिख भी लो, ये बात नोट में लिख लो, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट, अपोजिट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर, एक ही बात है, ऑब्जर्वर का फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, तो उसके अपोजिट होता है। अब जरा देखो, अब इसी ब्लॉक को ऑब्जर्वर 2 देख रहा है, तो ऑब्जर्वर 2 किस में है? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल में? 2 किस फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो 2 है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसके लिए सूडो की बात होगी कि नहीं होगी? नॉन इनर्शियल में सूडो की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, तो इसमें सूडो फोर्स की बात होगी। तो अगर 2 देखेगा, 2 क्या देखेगा? देखो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल टू ma, लेकिन सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के या फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। यहां ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? राइट की लेफ्ट? राइट जा रहा है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। अभी बताया, यानी सूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर। एम मास पे सूडो फोर्स किधर लग गया? इधर। और कोई फोर्स तो ब्लॉक पे नहीं लग रहा था, एक इमेजिनरी फोर्स सूडो लगा, किधर लगा? लेफ्ट लगा, यानी नेट फोर्स किधर दिख रहा है? लेफ्ट साइड। तो अगर जिधर फोर्स होता है उधर ही मोशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा कि कोई फोर्स क्योंकि लेफ्ट लग रहा है, तो इसको क्या दिखेगा कि एम मास लेफ्ट मूव कर रहा है। 2 को क्या नजर आएगा? एम मास लेफ्ट मूव कर रहा है, लेकिन रियल में क्या हो रहा था? 2 राइट जा रहा है, लेकिन इसको जो फील क्या होगा कि ये लेफ्ट जा रहा है। तो लेफ्ट अगर जा रहा है फील होगा तो उसके लिए कोई फोर्स होगा, तो फोर्स वही इमेजिनरी सूडो पर, रियल में ऐसा हो नहीं रहा था। यही तो होता है जब हम कार से या ट्रेन से जा रहे होते हैं, बाहर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या है? रुका हुआ है। कोई आदमी जब ग्राउंड से देखता है, इनर्शियल फ्रेम से देखता है, उसको पेड़ पौधा रुका नजर आता है, लेकिन उसी पेड़ पौधे को जब ट्रेन से देखोगे, चलती ट्रेन से या चलती कार से, क्या लगता है? पेड़ पौधा पीछे जा रहा है, नजर आता है ना, लेकिन रियल में पेड़ तो पीछे तो नहीं जा रहा, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन जिधर होगा, सूडो इमेजिनरी फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, चूंकि वो इमेजिनरी है, रियल में नहीं होता। रियल होता तो सच में पेड़ पीछे जाने लगता, सच में नहीं जा रहा, उसको फील हो रहा है। तो फील होने के लिए पीछे कोई वजह होना चाहिए, कोई फोर्स होना चाहिए, तो वही इमेजिनरी फोर्स क्या है? सूडो फोर्स, जो हमको फील होता है। जब हम बैठे हैं ट्रेन पे, चलती ट्रेन पे, हमको फील हो रहा है पेड़ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं, तो हमको सूडो फोर्स पीछे की तरफ जाता नजर आ रहा है, हमको लगता है पेड़ पौधा पीछे जा रहा है। लेकिन उसी पेड़ पौधे को जब हम ग्राउंड से देखते हैं, इनर्शियल फ्रेम से, तो हमको पेड़ पौधा क्या नजर आता है? रुका हुआ नजर आता है। समझे बात को? तो यही है सूडो का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो यहां पे सूडो ये लग गया, ये बना लो एक एग्जांपल और, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बालक, समझे? अच्छा, क्या पूछ रहे थे बालक तुम? कुछ पूछ रहे थे? हाँ, नहीं चलने का लेना देना नहीं वाला, चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलेगा। सीधा एक्सेलरेशन को पकड़ो, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इनर्शियल फ्रेम है, और एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो
क्या है, चल तो रहा है लेकिन फ्रेम कैसा है, इनर्शियल। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, या तो रुका रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। इन दोनों केस में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, तो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी वही कहता है ना कि एनी बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, रेस्ट और मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल टेंडेंसी को मेंटेन रखेगा। जो इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर था उस फिगर में या इसमें, वो इससे पहले भी जो बनाया था, इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर वन था ना, न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। तो इनर्शियल फ्रेम में जो है वो दिख रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट में दिख रहा है, या उसके पहले केस में भी वही था। इसमें क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया ना, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, तो इसके पीछे फिर जो दिखेगा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा, ये लगा इमेजिनरी एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से इसको पेड़ पीछे जाता हुआ नजर आया। लेकिन रियल में तो ऐसा हो नहीं रहा, तो वो फोर्स क्या है, इमेजिनरी है, वही सूडो है। ठीक है, अब देखो इसके केस हम कई कर रहे हैं। लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट का केस कर रहे हैं। लिफ्ट सबसे पहला देखते हैं, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट के केस में क्या होता है, लिफ्ट है आपका जो झूला है, तारामाछी, जो क्या बोलते हैं उसको, तो इंग्लिश में क्या बोलते हो, तारामाछी जो झूला होता है, कौन सा व्हील, फेरिस व्हील। ठीक, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। मान लो ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, जरा बात को समझना। लिफ्ट क्या होता है, इस तरह से मान लो होता है पूरा, इस तरह से बॉक्स होता है, चेंबर सा होता है, इस तरह से बॉक्स होता है, चेंबर सा होता है। लिफ्ट बेसिकली कैसे ऊपर या नीचे जाता है, आप होगा ना, लिफ्ट जो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है या ऐसे भी देखोगे, लिफ्ट का नीचे जो ये सब होता है, वायर होता है, मोटा केबल होता है, केबल लिफ्ट से बंधा होता है, वो केबल ही मोटर के हेल्प से वही मूव करता है। तो लिफ्ट केबल से कनेक्ट है, उसको ऊपर नीचे करके लिफ्ट ऊपर जाता है। बाकी मैकेनिज्म है डिटेल, मैं अभी इसके लिहाज से देख रहा हूं, सूडो या बिना सूडो। अब लिफ्ट में एक पर्सन है, मान लो ये बन गया पर्सन, ठीक, या एक काम करो, लिफ्ट में एक पर्सन है, पर्सन ही बना लो, चलो ब्लॉक बना लेते हैं, पर्सन को दिखवा देते हैं, बात एक ही पड़ेगा। लिफ्ट में एक ब्लॉक है रखा हुआ, ठीक, लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक पे क्या क्या लगेगा, एक तो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लिफ्ट में ब्लॉक रखा है, नॉर्मल रुका हुआ लिफ्ट है, नॉर्मल अभी रुका हुआ है, तो क्या लगेगा, एक तो वेट लगेगा, मान लो एम मास का ब्लॉक है, क्या लगेगा, mg लगेगा, और क्या लगेगा, कंप्रेस कर रहा है तो नॉर्मल एक्शन लगेगा। ये तो नॉर्मल केस में लगेगा जब लिफ्ट क्या है, रुका हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ध्यान से समझना, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट मान लो ऊपर जा रहा है किससे, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब लिफ्ट को दो जगह से देखा जा सकता है, एक इनर्शियल फ्रेम से, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से। एक लिफ्ट को एक आदमी देख रहा है यहां से, समझना, ठीक, और इसी लिफ्ट के ब्लॉक को एक आदमी लिफ्ट से देख रहा है, ठीक, और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। मान लो एक देख रहा है ये 1 और एक ऑब्जर्वर देख रहा है ये 2। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन इनर्शियल फ्रेम में है, कौन नॉन इनर्शियल में है, कौन इनर्शियल में, जल्दी बताओ। 2 किस में है, इनर्शियल में, गुड, और 1, हाँ बोलो, 1 किस में है, इनर्शियल में। तुम बालक 1 इनर्शियल में है। एक्सेलरेशन जिसका होगा नॉन इनर्शियल, बार बार बता रहे हैं ना, बार बार सारे बालक ठीक बोल रहे हैं, गड़बड़ क्यों, कुछ समझने की जरूरत नहीं। दोनों में से एक्सेलरेशन किसका है, तुम कार में बैठे हो और कार जा रहा है, चल रहा है, और एक आदमी रोड पे ग्राउंड पे है, दोनों में से एक्सेलरेट कौन करेगा, जो कार में है। तो जो एक्सेलरेट करेगा वो किस फ्रेम में कहते हैं, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल में किसको बोलेंगे, कार में बैठा आदमी कि ग्राउंड में जो खड़ा आदमी है। तो यहां लिफ्ट एक्सेलरेट करा, लिफ्ट में बैठा आदमी नॉन इनर्शियल में होगा कि लिफ्ट के बाहर वाला आदमी नॉन इनर्शियल में होगा। तो नॉन इनर्शियल में कौन है, 1 की 2। तो इसमें समझने क्या क्या है बालिका, ऐसा क्या खतरनाक जो है खूंखार साइंस। नॉर्मल बात, तो एक बात आ रहा हूं बार बार, जिसका एक्सेलरेशन करेगा वो नॉन इनर्शियल में है, जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा 0 है वो इनर्शियल में। कोई ग्राउंड से देख रहा है 1, वो किस में है, वो है इनर्शियल में। तो ऑब्जर्वर 1, तो सूडो की बात किसके लिए करेंगे बताओ, 1 के लिए कि 2 के लिए। यहां अगर सूडो मुझे बात करना होगा
2 के लिए करेंगे। तो पहले मैं 1 के लिए देख रहा हूं बिना सूडो के। अब तक जो चीजें किया या करेंगे ना, तो उसको सूडो के साथ भी देख सकते हैं, बिना सूडो के भी देख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरह से रिजल्ट एक ही आएगा, बस देखने में अंतर होता है, दिखने में अंतर होता है, मामला वही रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 देख रहा है तो 1 को क्या दिखेगा, 1 को ब्लॉक क्या दिखेगा, 1 को दिखेगा ये m मास का ब्लॉक है, ऊपर जाता दिखेगा। बाहर से कोई देख रहा है लिफ्ट को तो क्या दिखेगा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट में रखा ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था ऊपर, और एक क्या लग रहा था, mg नीचे, और बाहर जो है उसको क्या दिखेगा कि ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रहा है तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। तो इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर जा रहा है ब्लॉक के नीचे जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा, n की mg, n बड़ा होगा। नेट फोर्स क्या बोलेंगे, नेट फोर्स बोलते हैं ज्यादा माइनस कम, तो नेट फोर्स बोलेंगे n माइनस mg, और नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है ma, F इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स यहां n माइनस mg इक्वल टू ma है, तो यहां n इक्वल टू क्या हो गया, mg प्लस ma। n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हम जो कोई भी चीज जो मेजर करता है ना, जब कंप्रेस करेगा ना, जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसी का रिएक्शन मेजर होता है। जैसे आप मास मेजर करते हो या वेइंग मशीन पे वेट मेजर करते हो, बेसिकली क्या होता है, हम अपने वजन से उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसी का रिएक्शन हमको देता है कि हमारा वजन इतना है। हम वेइंग मशीन पे हैं, वेट मशीन पे हैं, तो वेट मशीन पे हम खड़े होते हैं, या कोई चीज ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट उसको कंप्रेस करता है, उसी एक्शन का वेट से कंप्रेस करा रिएक्शन जो देता है वही वजन है हमारा। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में mg है कि mg से ज्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन जो निकला हमारा mg है कि mg से ज्यादा है, mg से ज्यादा आ रहा है ना। रियल वेट हमारा कितना है, mg है, लेकिन हमको रियल वेट कितना नजर आएगा, mg से ज्यादा, यानी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आदमी को अपना वजन क्या नजर आएगा, ज्यादा नजर आएगा। अब ये तो बात किया हमने सूडो से, देखो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी एक तरह से देख सकते हैं, लेकिन सूडो का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं 2 से भी कर रहा हूं, ऑब्जर्वर 2 से। अगर ऑब्जर्वर 2 देखेगा, ऑब्जर्वर 2 किस में, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल, तो सूडो की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे। तो इसके लिए क्या मामला होगा जरा समझना। इसका तो पहला तो वेट mg नीचे लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ही लगेगा, ये 2 चीज तो होगा ही होगा। और कोई फोर्स होगा और लगेगा यहां पे क्या, सूडो, और सूडो की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन के अपोजिट, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, सूडो किधर लगेगा, नीचे, तो सूडो फोर्स नीचे यानी mg के साथ लगेगा, तो mg के डायरेक्शन में इसको लिख लिया fp सूडो। और सूडो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो अगर इसको बैलेंस कराना है तो हम क्या बोलेंगे, n इक्वल टू बोलेंगे mg प्लस सूडो प्लस fp, ये बोलेंगे। अगर लिफ्ट ना टूटे, रस्सी ना टूटे, तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे, n इक्वल टू mg प्लस fp, और mg प्लस fp, और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, और जो फ्रेम या ऑब्जर्वर, फ्रेम किससे एक्सेलरेट कर रहा है, a से, लिफ्ट, तो ma लिखते हैं। तो दोनों रिजल्ट क्या सेम आया, तो रिजल्ट सेम आना भी चाहिए था, बट देखने में फर्क हो गया। अगर ऑब्जर्वर 2 देख रहा है, अगर हम ऑब्जर्वर 2 बन के देखें तो हम सूडो की बात करेंगे, लिफ्ट से देखें, नहीं बाहर से देखेंगे तो सूडो की बात नहीं करेंगे, पर दोनों केस में जो वजन फील होगा वो सेम ही होगा, mg प्लस m। बात समझ में आया सूडो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बिना सूडो की बात हो सकती है, सूडो की रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। आप क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दोनों में से जैसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सूडो से कर लो, लेकिन सूडो का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि कई जगह इसका यूज करना आसान होगा, हम देखेंगे। तो इसी में केस देखते हैं, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, बोलो, लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अभी ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन ए से, अब नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। अब लिफ्ट क्या है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। जरा ध्यान से समझ लो, फिर एक बार में लिख लेना, फिर टाइम दे दूंगा, जरा समझ लो इसको। लिफ्ट है, यही लिफ्ट है, चलो ब्लॉक था, ब्लॉक वही m मास का था, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अब नीचे जा रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब भी 2 ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर को मान लो लिफ्ट पे बैठा दिया और दूसरा ऑब्जर्वर कहीं बाहर ग्राउंड से देख रहा है, ठीक। एक ऑब्जर्वर लिफ्ट पे बैठा दिया, इसको नाम दे दिया ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। मुझे बताओ ऑब्जर्वर 1 और 2 में, दोनों में से सूडो की बात किसके लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे, क्योंकि 2 है नॉन इनर्शियल में, 1 के लिए सूडो की बात नहीं करेंगे। अच्छा,
इस पे अगर मैं फोर्स दिखाऊंगा, चलो पहले दोनों के लिए बात करते हैं, पहले बात करते हैं ऑब्जर्वर 1 के लिए। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए जरा बात बताना, m मास है, क्या क्या लगेगा, एक तो वेट नीचे लगेगा mg, और कंप्रेस करेगा तो क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, वर्टिकली अपवर्ड, कंप्रेशन के अगेंस्ट बताया है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, n। ऑब्जर्वर 1 को क्या नजर आएगा कि लिफ्ट नीचे जा रहा है, जो हो रहा है बाहर से तुम देखोगे तो लिफ्ट क्या नजर आएगा, जैसा हो रहा है नीचे जा रहा है नीचे नजर आएगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाता नजर आएगा। तो इसको क्या नजर आएगा कि लिफ्ट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब किसको बड़ा करोगे, mg को कि n को, mg। तो नेट क्या बोलोगे, mg माइनस n। नेट फोर्स क्या बोलोगे, mg माइनस n। नेट फोर्स इक्वल टू क्या बोलोगे, ma। तो यहां से n इक्वल टू क्या बोलेंगे, n को उधर भेज दो, ma को इधर ले, mg माइनस ma। तो उसका रियल वेट क्या था, mg माइनस ma, उससे क्या नजर आएगा, कम नजर आएगा। अच्छा, यही कहानी ऑब्जर्वर 2 के लिए बोले, ठीक है। ऑब्जर्वर 2 के लिए जब बात करेंगे जरा ध्यान से समझना, m है, चलो वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा, कंप्रेस करा तो इसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, अपवर्ड लगेगा। इस ये ऑब्जर्वर 2 किस में है, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में सूडो की बात करेंगे। सूडो फोर्स किधर लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट। एक्सेलरेशन किधर है, फ्रेम का नीचे, सूडो किधर लगाएंगे, ऊपर। ऊपर मतलब n के साथ। तो नेट हम क्या बोलेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, n प्लस एफ पी इक्वल टू क्या बोलेंगे, mg। तो यहां से n इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg माइनस एफ पी सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स क्या बोलते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट का मास m है ब्लॉक का, और ऑब्जर्वर या फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन, mg माइनस ma। बात समझ में आई। अच्छा एक बात देखो, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, इस केस में जब सूडो की बात कर रहे हैं दोनों में, ऑब्जर्वर 2 के लिए, तो मैं बोल रहा हूं कि बैलेंस कर रहा है, कि n बैलेंस कर रहा है mg प्लस fp को, ये बोल रहा हूं। या यहां के केस में ऑब्जर्वर 2 के लिए बोल रहा हूं n प्लस fp बैलेंस कर रहा है mg को। लेकिन मैं 1 के लिए क्या बोल रहा हूं, 1 के लिए बोल रहा हूं क्या कि नेट फोर्स इक्वल टू ma। दोनों में फर्क है। नेट फोर्स इक्वल टू ma का मतलब फोर्स की वैल्यू ma के इक्वल है। फोर्स ma को बैलेंस नहीं कर रहा, कैंसिल नहीं कर रहा। F की जो वैल्यू है, जो F आना चाहिए कितना फोर्स है, वो ma आ रहा है। इसका मतलब कुछ वो मास कुछ एक्सेलरेशन से मूव करता नजर आएगा उस ऑब्जर्वर को, जो 1 के लिए हो भी रहा है। 1 को बाहर से देखने वाले को लिफ्ट ऊपर जाता नजर आएगा, दूसरे केस में लिफ्ट नीचे जाता नजर आएगा। लेकिन मैं 2 के केस में हमेशा क्या बोल रहा हूं कि बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने का मतलब क्या, नेट जीरो है, मतलब क्या नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा। तो जब आप लिफ्ट में जा रहे हो तो आपके लिए लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वही लिफ्ट की वेलोसिटी है। हम अर्थ में हैं, अर्थ हमारे लिए अगर रुके हैं तो अर्थ हमारे लिए क्या है, रेस्ट में है। तो जैसे अर्थ रोटेट कर रही है हम भी वैसे ही रोटेट कर रहे हैं, तो हमको एक दूसरे सबको क्या नजर आ रहा है, रेस्ट में आ रहे हैं। लेकिन कोई स्पेस से देखे तो क्या बोलेगा, हम मूव कर रहे हैं, आप लोग सब मूव कर रहे हो, क्योंकि अर्थ घूम रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कोई एक दूसरे को रेस्ट में कब नजर आता है, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही है। तो जब ऑब्जर्वर 2 देख रहा है इसमें, तो वो लिफ्ट में ही है, तो इसको क्या नजर आएगा, रेस्ट में। और रेस्ट में कब नजर आएगा, जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो यहां मैं नेट इक्वल टू ma नहीं बोल रहा हूं, नेट फोर्स यहां बोल रहा हूं बैलेंस कर रहा है। यहां पे भी इसको क्या नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा, क्योंकि ये उसी प्लेन में है, उसी फ्रेम में है, तो रेस्ट में नजर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं n प्लस fp इक्वल टू mg, मतलब बैलेंस कर रहा है। समझ में आया मामला। तो ये 2 केस सूडो का है, वो लिख लिया पहला, नहीं लिखे हो पहला, अगर लेफ्ट साइड लिख चुके हो इधर, अच्छा लिख लो पहले, लिख लो फिर बात करेंगे, लिख। ठीक है, क्लियर है। तो 2 केस में एक बात समझो कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वजन क्या होगा, रियल वेट कितना है mg, उसमें क्या ऐड हो गया ma, तो टोटल वजन से क्या होगा, ज्यादा अपना वजन फील होगा। और जब नीचे आएगा तो रियल वेट क्या है mg, और उससे कम फील होगा वजन mg माइनस ma। तो ये वाला ज्यादा फील किए होगे, कभी मेले वगैरह में बैठे होगे उस पे, तारामाछी वगैरह पे, झूले पे, तो क्या होता है जब झूला नीचे आता है तो फील किए और हल्का लगता है। झूला नीचे आता है झूला, तो क्या लगता है, हवा में उड़ता हुआ हल्का सा लगता है ना। क्यों हल्का सा लगता है, क्यों, क्योंकि mg माइनस ma। ठीक है, तो a एक्सेलरेशन जो हुआ तो mg टोटल वेट माइनस ma, तो वजन क्या नजर आएगा, कम नजर आएगा। अब एक बात समझो जरा, एक सिंपल सा एग्जांपल भी अगर देख लेते हैं। मान लो किसी का रियल वेट जो है, रियल वेट कितना है, कितना है वजन, 65, चलो ठीक है, इतना वजन से संतुष्ट हो, ठीक है। मान लो एग्जांपल, अगर रियल वेट किसी का है 65,
वेट मतलब 65, कितना करें जल्दी बताओ, 60 kg कर, 60 न्यूटन होगा अगर mg लिख रहे हैं ना, तो वजन है ना m इंटू जी। अगर g को 10 लेते हो तो m हो जाएगा 60/10 यानी 6 kg। तो हमारा जो बेसिकली वेइंग मशीन है वेट मेजर करता है, तो मान लो किसी का वजन है 60 न्यूटन, ठीक है ना। तो वजन अगर 60 न्यूटन है वजन, और लिफ्ट पे है या झूले पे है, और एक्सेलरेशन मान लो ये जा रहा है कुछ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, ठीक, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, तो उसको उसका वजन कितना फील होगा पता है, n इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम जी कितना है 60 प्लस एम, एम क्या होगा जी, दिस बाय जी, जी को मान लो कि अगर आप रफली मान लो ये अगर 10 लेते हो, रफली जी को 10 ले रहे हो, या 9.8 लोगे एग्जैक्ट तो ठीक है, रफली अगर जी को 10 ले रहे हो तो m कितना होगा 60 बाय जी, एम जी इक्वल टू 60 तो m होगा 60 बाय जी। 60 बाय जी का मतलब क्या होगा 6, तो मास कितना हुआ 6 kg। तो 60 प्लस एम जी प्लस एम ए, इस केस में किधर होगा, अगर मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के केस में क्या होगा एम जी प्लस एम ए यानी 6m, और ए कितना है 4, 6 इंटू 4 24, यानी कितना होगा 60 प्लस 24 यानी 84। उसको वजन कितना फील होगा 84 न्यूटन। समझ में आ रहा है बात, 4 तो बहुत ज्यादा होता है एक्सेलरेशन, लेकिन ठीक है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो वजन रियल कितना है 60, तो फील कितना होगा 60 प्लस 24। यही सेम केस उल्टा ले, मान लो एग्जांपल यही लिए, अगर ए एक्सेलरेशन से ए मान लो वही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिया, उससे क्या हो रहा है मान लो नीचे आ रहा है, तो उससे अगर नीचे आ रहा है तो n इक्वल टू नीचे आने के केस में क्या था mg माइनस एम ए, नीचे आने के केस में mg माइनस एम ए है ना, तो mg कितना है नीचे आने के केस में mg माइनस एम ए, तो mg 60 माइनस एम ए, एम कितना है 6 और a कितना है 4, 24, 60 में 24 जाएगा कितना होगा 36। उसको वजन कितना फील होगा 36 न्यूटन फील होगा, 6 चौके 24 ना 24। तो समझ में आया। तो ये सिंपल एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा बात है, बस जो बताया समझाने के लिए। अब देखो ये दो केस क्लियर हो गया, यानी नीचे जाने में वजन कम फील होगा रियल से, इसलिए इसको एपरेंट वेट बोलते हैं। ऊपर जाने के केस में वजन क्या होगा ज्यादा फील होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, यहां पे तीसरा केस बनता है इसमें लिफ्ट में, तीसरा है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब है कोई वेट नहीं फील होना। ये कौन सा केस है, ये भला केस तो नहीं है, लेकिन ठीक है चलो हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। ये है कि लिफ्ट का अगर तार से कनेक्ट है ना, वायर से केबल से कनेक्ट है ना, लिफ्ट की केबल अगर कट जाए, नीचे आने के केस में लिफ्ट की केबल क्या हो जाए कट जाए, या ऊपर भी जा रहा है लिफ्ट की केबल कट जाए किसी केस, तो लिफ्ट की केबल अगर कट जाएगी तो क्या होगा नीचे आने लगेगा। अगर कोई चीज नीचे आता है, अगर एक एयर को अगर नेग्लिजिबल मानते हैं रेजिस्टेंस को, कोई चीज चाहे इसको नीचे फेंके, चाहे इसको नीचे फेंके, चाहे कोई आदमी को नीचे फेंक दे, चाहे कोई लिफ्ट को नीचे आने लगे, तो कितने एक्सेलरेशन से नजर आता है, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या है जी। कोई चीज अगर लिफ्ट की रस्सी कट जाए या केबल कट जाए स्ट्रिंग, तो ये a इक्वल टू कितने से जाता नजर आएगा, a इक्वल टू g से आता हुआ नजर आएगा नीचे। फ्री फॉल वायर ही था ना जो उसका एक्सेलरेशन g नहीं होने दे रहा था, उसको कट कर दिया, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है फ्री फॉल, उसी तरह से लिफ्ट पूरा सिस्टम फ्रीली फॉल करेगा a इक्वल टू g से। तो इस केस में n इक्वल टू, नीचे आने के केस में क्या होता है mg माइनस एम ए, नीचे आने के केस में n इक्वल टू क्या लिखते हैं mg माइनस एम ए। वेटलेसनेस का केस है, मान लो केबल इज कट, केबल ऑफ लिफ्ट किसी तरह से मान लो कट गया, केबल ऑफ लिफ्ट इज कट, केबल ऑफ लिफ्ट कट गया, तो केबल ऑफ लिफ्ट अगर कट गया तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा g, फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल के केस में a इक्वल टू जी कट, इसका मतलब होगा a इक्वल टू जी, और नीचे के आने के केस में mg माइनस एम ए, तो a के जगह क्या लिखोगे g, तो mg माइनस mg क्या होगा 0। 0 का मतलब कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, यानी कोई कंप्रेशन नहीं होगा, कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं दिखेगा, इसलिए उसको क्या फील होगा वेटलेसनेस फील होगा, कोई वेट फील नहीं होगा। यही होता है, आप कभी अगर पैरा जंपिंग वगैरह करोगे, कभी पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं ना, पैराग्लाइडिंग करते हो या फिर रूफ वगैरह से कूदते हैं, या
बंजी जंपिंग वगैरह जो करता है, तो बंजी जंपिंग वगैरह करता है ना ऋषिकेश वगैरह में या कई जगह, तो वो जो कूदता है तो क्या होगा, पूरा वेटलेसनेस फील होगा, जबकि तिल तब तक जब तक ये रस्सी खींच ना दे। उसमें एक केबल होता है ना, केबल जब बहुत नीचे जाता है तो केबल पकड़ लेता है, केबल पकड़ के क्या करता है, केबल वजन से तन गया तो केबल में क्या हो गया, टेंशन हो गया, केबल में टेंशन हो गया। लेकिन जब तक केबल पूरा तना नहीं है, वो जो कूद रहा है उस केस में बंजी जंपिंग में, जब तक केबल पूरा तना नहीं, उसको क्या फील होगा, वेटलेसनेस फील होगा, फ्री फॉल का केस होगा वो। समझ में आ रही बात? तो वो केस है फ्री फॉल। अगर लिफ्ट का स्ट्रिंग कट जाए तो एन ए इक्वल टू जी से आता नजर आएगा, ए की जगह जी रखोगे, एन इक्वल टू 0, यानी यही कंडीशन क्या है, वेटलेसनेस, यानी उसको अपना वजन कुछ नहीं फील होगा। बात समझ में आई? तो इस केस को भी लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग, लटक रहा है, पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द छत ऑफ ए कार, मतलब सीलिंग ऑफ ए कार। ए सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार मूविंग विथ सिंपल क्या लिखे, सिंपल पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ए, ठीक है। देन कैलकुलेट एंगल बिटवीन थ्रेड मतलब स्ट्रिंग जो होती है उसकी, बिटवीन थ्रेड एंड वर्टिकल डायरेक्शन। कैलकुलेट एंगल बिटवीन थ्रेड, उसकी जो रस्सी होती है, थ्रेड एंड वर्टिकल डायरेक्शन। इसको सोच सकते हैं, मतलब दो डायरेक्शन बनेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वर्टिकल से। सिंपल पेंडुलम पता है क्या, कैसा अरेंजमेंट होता है, एक स्ट्रिंग होती है, थ्रेड होता है, रस्सी होती है, उसका मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, उससे एक मास लटका होता है बॉल सा, जिसको बॉब बोलते हैं, BOB बॉब। तो एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, थ्रेड है, उससे एक मास लटका होता है, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो एक कार के छत से सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। अब कार एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो कितना एंगल बनाएगा कौन, सिंपल पेंडुलम का थ्रेड, किससे, वर्टिकल डायरेक्शन से। कार जब आगे बढ़ेगी तो थ्रेड पीछे जाएगा, पेंडुलम। थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बाकी फिर मैं बता दूंगा। जो बनाया, और वो वर्टिकल लाइनिंग ये, इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, हमको यही थीटा बताना है। देखो वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल से एंगल बोला जाता है, तो हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल, ये हॉरिजॉन्टल से थ्रेड का ये एंगल है। अगर हॉरिजॉन्टल से पूछता तो ये होता, हमको वर्टिकल से पूछा गया, तो कौन वाला एंगल, ये नहीं है, ठीक। अब बात समझो जरा क्या क्या होगा। अब इसको कोई भी आदमी देख सकता है, रिजल्ट दोनों केस में एक ही आएगा, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको आप कार पर से भी देख सकते हो, कार का पैसेंजर, और इसको बाहर से भी देख सकते हो। इसको एक आदमी कार पे है वो भी देख सकता है, और इसको कोई बाहर से है वो भी देख सकता है। कार वालों को मान लो बोल दिया ऑब्जर्वर, बाहर वाले को मान लो 1 बोल दिया, कार वाले को बोल दिया ऑब्जर्वर 2, दोनों देख सकता है, दोनों में रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, बस ये सूडो ना सूडो का फर्क पड़ेगा, आंसर वही आएगा। मुझे एक बात बताओ, दोनों में से सूडो की बात किसके लिए करेंगे, 1 के लिए कि 2 के लिए? 2 के लिए। क्वेश्चन दोनों में से किसी से भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए दोनों से बता दे रहा हूं, एग्जाम में किसी भी एक से कर सकते हो। तो अब होगा क्या, देखो मैं इसका बना रहा हूं, क्या हो रहा है, फोर्सेस दिखा रहा हूं। ये ऐसा है पेंडुलम की पोजीशन, ये एंगल है वर्टिकल से थीटा, वर्टिकल से ये थीटा, ठीक। स्ट्रिंग खिंची है ना, रस्सी खिंची है, तो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, जिसको देख रहे हो, अवे फ्रॉम दी बॉडी। तो ये इधर खिंचा है, तो इसके लिए अवे क्या है, ये, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, P इधर होगी, ठीक। अच्छा, और क्या लगेगा, और इसका वेट लगेगा। ये जो बॉब होता है, मास होता है, इसका वेट लगेगा। मान लो इसका मास m है, मान लो इसका मास m है, तो वेट कितना हो जाएगा, mg। मास अगर m मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो वेट क्या हो जाएगा, mg।
ये जो लटका होता है सिंपल पेंडुलम से मास, इसको क्या बोलते हैं? बॉब। तो बॉब का मास हमने मान लिया स्मॉल m, तो वेट क्या लग जाएगा? mg। अच्छा, और कुछ लगेगा? देखो mg और t दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में नहीं है, mg अलग ही डायरेक्शन में है, t अलग ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लेना पड़ेगा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब देखो t के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, समझो एक ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है दो कंपोनेंट में किसी को। तो एक कंपोनेंट t का, t ऐसे है, एरो इधर की तरफ है, चूंकि खिंचा इधर है मास के लिए, अब इधर है, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ठीक, मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है वर्टिकल से, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा, चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कट कर रही है, ये थीटा तो ये थीटा। तो t के दो कंपोनेंट बोल सकते हैं, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बोलते हैं? कॉस, और दूसरा साइन। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इधर होगा t cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? t sin थीटा। ठीक, अब एक बात बताओ, ऑब्जर्वर 1 कहां है? बाहर है, तो इसके लिए सूडो की बात नहीं होगी। इसको क्या नजर आएगा? इसको जो है सिंपल पेंडुलम मूव करता हुआ नजर आएगा, जो रियल में हो रहा है। तो इसके लिए जब हम बात करेंगे तो t sin थीटा जो है इक्वल टू क्या बोलेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए समझना जरा, इसके लिए जब हम बोलेंगे ऑब्जर्वर 1 के लिए, तो t sin थीटा इक्वल टू ma बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको वही नजर आ रहा है जो हो रहा है। मतलब इसको क्या नजर आ रहा है? इसको नजर आएगा कि सिंपल पेंडुलम t sin थीटा फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो t sin थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। और t cos थीटा ऊपर है और mg क्या है? नीचे है। तो t cos थीटा इक्वल टू क्या बोला? इक्वल टू mg। ये बैलेंस करेगा वर्टिकल। अब मुझे दिक्कत क्या है कि मुझे m भी मैंने माना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, t भी हमने माना है, टेंशन t भी गिवन नहीं था। हमको डेटा उसी टर्म में चाहिए जिसमें क्वेश्चन में गिवन है जितने डेटा। तो हमको आंसर उतरे टर्म में चाहिए, यानी m और t दोनों हटाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने एज्यूम किया। तो m और t हटाने का तरीका क्या हो सकता है? डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। अगर डिवाइड करोगे t से t कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, इधर m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा? a बाय जी। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? a बाय जी। या थीटा इक्वल टू अगर बोलोगे तो उधर जाएगा टेन इनवर्स a बाय जी। तो ये एंगल होगा। a गिवन है, जी पता होता है हमको, कांस्टेंट। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को जरा समझना, ऑब्जर्वर 2 के लिए भी किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका हो गया, किसी भी एक से करोगे काम खत्म। अगर इसी को ऑब्जर्वर 2 से करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं अंतर आएगा। देखो ये मामला सब कुछ वही रहेगा। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये टेंशन t लगेगा, ठीक है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और क्या? t का कंपोनेंट इधर लगेगा, क्या? t sin थीटा, और इधर लगेगा t cos थीटा, जैसे लगा अभी देखा t cos थीटा। ये एंगल थीटा था तो ये थीटा था, ये कंपोनेंट cos, ये sin इतना लगेगा। अब जो 2 है किस फ्रेम में? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। तो हम बात करेंगे सूडो की। सूडो की डायरेक्शन किधर होती है? और एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो एक्सेलरेशन फ्रेम का राइट साइड है, सूडो किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। तो हम क्या लिखेंगे? fp सूडो। तो यहां पे क्या रिलेशन बनेगा? यहां रिलेशन बनेगा, देखो t cos थीटा इक्वल टू mg तो आएगा ही। t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? fp को। यहां t sin थीटा बैलेंस करेगा fp को, और fp क्या होगा? फोर्स, सूडो फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मास क्या माना है? m, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम a, ma, और cos थीटा mg को वैसे ही बैलेंस करेगा। तो फिर उसी तरीके से जैसे इसमें डिवाइड किया था, डिवाइड करेंगे, रिलेशन यही आएगा। तो दोनों में रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अंतर यह है कि t sin थीटा की वैल्यू ma है, तो इसको क्या नजर आएगा? जो बाहर है कि ये मूव कर रहा है ma से, और जो उसी फ्रेम में है उसको क्या नजर आएगा? रेस्ट में। क्योंकि उसी फ्रेम में सेम एक्सेलरेशन है, जो पेंडुलम का है वही उसका एक्सेलरेशन है, तो रेस्ट में नजर आएगा। तो रेस्ट के लिए क्या है? t sin थीटा को fp बैलेंस करेगा, तो t sin थीटा को fp बैलेंस करेगा, मामला वही रहेगा। तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सूडो के हेल्प से करो, बिना सूडो के हेल्प से करो, आंसर वही होगा, लेकिन देखने में फर्क है। तो कई बार बुक में या कहीं आपको सूडो भी नहीं लिखेगा। बुक में क्या करता है पता है? बुक में कई बार क्या करता है कि इस तरह से बना दिया दिस दैट, यहां नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया, और यहां पे लिख दिया ma।
और नहीं बताता है ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 किसके लिए देख रहे हैं, तो आपको फिगर समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या देखना है कि ये एमए उल्टे डायरेक्शन में लगा ना, इसका मतलब जरूर वो बात कर रहा है वैसे ऑब्जर्वर के लिए जो उसी फ्रेम में है, यानी ऑब्जर्वर 2 के लिए बात कर रहा है। तो कई बार आप फिगर देखोगे कुछ नहीं करता, बस ऐसे एमए करके क्वेश्चन कर देता है, तो दरअसल वो आपको ऑब्जर्वर बता नहीं रहा है, ऑब्जर्वर उसका 1 नहीं है, बाहर नहीं है, ऑब्जर्वर उसी में। तो समझ में आया सूडो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सूडो, तो लिख लो जो आज, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। कल आपका जो है इसमें क्वेश्चन कराएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे जो हमने इंक्लाइन प्लेन पे कराया था। इंक्लाइन प्लेन में सूडो लगता है, यानी इंक्लाइन प्लेन भी जब मूव करता है वो केस कराएंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, और फिर स्प्रिंग का कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी तो फिर 2 लेक्चर अभी जाएगा, उसके बाद 6-7 दिन के बाद जाएगा। तो ठीक है।